हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू FIM एडवेंचर। फिर से स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अगला पार्ट, आई थिंक 4 पार्ट हम लोग बना चुके हैं। लास्ट पार्ट में क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, जिसके अंदर मैंने आपको एनर्जी के डिफरेंट यूनिट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का रिलेशन बताया था और उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी कराए थे। ठीक है, उसको यूज़ करेंगे हम यहाँ पर आज। आइंस्टाइन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको लास्ट वीडियो में वैसे भी बता दिया था और मैं उसको डिटेल में आज यहाँ पर इस वीडियो के अंदर समझाने वाली थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं ज़रा क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट ईयर नहीं भाई, लास्ट वीडियो में। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर मैंने आप लोगों को जो बताया था, फोटो का मतलब है यहाँ पर, फोटो मतलब फोटो वाली फोटो नहीं, सेल्फी वाली फोटो नहीं, फोटो का मतलब यहाँ पर है लाइट, है ना। आई होप दिख रहा होगा ये ऊपर वाला। और इलेक्ट्रिक का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली लाइट इलेक्ट्रॉन का कुछ तो करने वाली है, थोड़ा उसको परेशान करने वाली है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को घर से निकाल देगी लाइट। देखो ज़रा क्या होगा, बात करते हैं यहाँ पे। मेटल प्लेट लेंगे, कौन सी मेटल प्लेट लेंगे बताया था लास्ट वीडियो में। मेटल प्लेट मोस्टली यहाँ पर हम लेते हैं सीजियम या फिर पोटाशियम। ठीक है ना, क्यों लेते हैं सीजियम पोटाशियम? क्योंकि आयोनाइजेशन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, आयोनाइजेशन होने वाला है, यानी क्या? तो सीजियम या पोटाशियम जो भी मेटल आप ले रहे हो, आप उससे इलेक्ट्रॉन लेने वाले हो। ठीक है, और आप यहाँ पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लेने वाले हो तो आपको उसको कुछ देना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी आप इसे देते हो वो होती है फोटोन। मैं उसको कह सकती हूँ, कोई भी लाइट सोर्स से वो एनर्जी आ सकती है, सनलाइट से आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ से जो एनर्जी आ रही है फोटोन की, उसको मैं h न्यू से रिप्रेजेंट करती हूँ। काफ़ी कम अमाउंट होते हैं एनर्जी का, बहुत छोटी एनर्जी होती है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा कोई मेटल चाहिए होगा जो कि बहुत छोटे मोटे अमाउंट में भी, छोटे से एनर्जी में भी हमें इलेक्ट्रॉन दे दे। यानी मुझे यहाँ पर ऐसा कोई मेटल चाहिए होगा जिसके आयोनाइजेशन के लिए कम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। और ऐसे मेटल्स हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो नीचे आते हैं वो होते हैं, अगर आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए बहुत अच्छे से कि सीजियम और पोटेशियम जो हैं वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी में आपको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ठीक है, और अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ा है मेरे नए वाले बच्चों ने अभी, तो टेंशन नहीं लेना, इसके अगला जो चैप्टर है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ही होने वाला है हमारा। ठीक है, सो तब आप लोग समझ जाओगे कि वाई वी आर टेकिंग सीजियम हियर, या फिर तब आप लोग समझ जाओगे कि एक्चुअली आयोनाइजेशन क्या होता है, कैसे देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और वो सब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने यहाँ पर एक मेटल प्लेट लिया हुआ है। मेटल प्लेट के अंदर ये इस तरीके से हमारा एटम रहेगा, एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, अब क्योंकि सीजियम लिया है तो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो होगा क्या कि फोटोन आएगा इलेक्ट्रॉन को टकराएगा, इलेक्ट्रॉन को मतलब एटम को टकराएगा। एनर्जी जो है एटम एब्जॉर्ब करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होगा और एक्साइट होकर के छोड़ के निकल जाएगा मेटल को। ठीक है, मेटल सरफेस छोड़कर निकल जाएगा। जब मेटल सरफेस छोड़कर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा विद सम काइनेटिक एनर्जी, तो वो वहाँ पे मोशन करेगा। बस ये वाली जो चीज़ हो गई है, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसे ही कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी बेसिकली ये जो फोटोन है, ठीक है, ये जो फोटोन है ये क्या कर रहा है, ये फोटोन आया जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज किया और साथ में इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी भी दिया। ठीक है, तो क्या मैम कोई टाइम लगता है क्या, मतलब कोई टाइम लैग होता है क्या, ऐसा होता है क्या कि अच्छा कभी आएगा फोटोन, आराम में निकलेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे कभी होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई टाइम लैग नहीं होता। जिस इंस्टेंट पे फोटोन आता है, टकराता है, उसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन वहाँ से तुरंत निकल के भाग जाता है, कोई टाइम लैग नहीं होता उसके बीच में। और दूसरी चीज़ बच्चे पूछते हैं कि क्या मैम कोई भी फोटोन आके ले जाता है क्या इलेक्ट्रॉन? तो मैंने लास्ट वीडियो में भी इसका इंट्रोडक्शन दिया था, नहीं, कोई भी फोटोन आकर इलेक्ट्रॉन नहीं ले जा सकता। हर बार हर मेटल कोई भी ले सकते हो, फिर आप कोई दूसरा सोडियम लोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, पोटेशियम लोगे तो अलग होगा, सीजियम लोगे तो अलग होगा। ठीक है, तो हर बार मेटल जैसे ही चेंज होता है तो वैसे ही उसकी जो आयोनाइज करने की ताकत है, ठीक है ना, उसको जो एनर्जी चाहिए आयोनाइज करने के लिए वो चेंज हो जाती है। इसीलिए हर बार जो फोटोन आकर उसको स्ट्राइक करना है, उस फोटोन की वैल्यू भी मिनिमम, कोई तो एक फोटोन की वैल्यू होती है, मिनिमम उतनी एनर्जी
का फोटोन आप अगर उसे दोगे तो ही वो अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएगा, अदरवाइज वो किसी मिनिमम फोटोन के नीचे अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करवाएगा। अगर आप बोलोगे कि 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, हाफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, कोई भी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एरा फोटोन आए और मेटल को स्ट्राइक करे तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर मेटल की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी होती है कि भाई मैं इतनी ही एनर्जी के फोटोन को अपना इलेक्ट्रॉन दूंगा, इससे नीचे वाले एनर्जी के फोटोन को मैं अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, इतनी एनर्जी मुझे मिलेगी तो ही इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो सकेगा, अदरवाइज नहीं हो सकेगा। एंड दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन भी हम उसे कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़े पॉइंट्स थ्योरी भी साथ साथ में लिखने चलती हूँ, है ना, थ्योरी भी साथ साथ में लिखने चलूँगी तो क्या होगा, आप लोगों को नोट्स बनाने में अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि वो जो एनर्जी होती है, जो कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मेटल को, उसको मैं W0 से रिप्रेजेंट करती हूँ। इट इज़ कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखती हूँ, आई होप ये दिख रहा होगा। ओके, नहीं दिख रहा है तो यहाँ से लिख दूँ, चल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं कि व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो व्हेन देखेंगे, व्हेन अ फोटोन ऑफ लाइट, जब लाइट का एक फोटोन स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस। ठीक है, स्ट्राइक करता है मेटल सरफेस को। कौन सा मेटल सरफेस? तो सीजियम, पोटेशियम कोई हो सकता है। ठीक है ना, जब फोटोन आया और स्ट्राइक किया मेटल सरफेस को, एंड देन द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है, गेट्स इजेक्टेड, वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया है। कहाँ से इजेक्ट हुआ है? तो फ्रॉम द मेटल सरफेस, किसी मेटल, उस मेटल सरफेस से इजेक्ट हुआ है विथ सम काइनेटिक एनर्जी, कुछ तो भी काइनेटिक एनर्जी लेकर के। ठीक है, यानी फोटोन आया, मेटल को स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर के। ये जो कहानी हो गई, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, बस इसी चीज़ को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे ही हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या आइंस्टाइन को ये ऐसा इलेक्ट्रॉन भागते हुए दिखा था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने वो ग्लास ट्यूब में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। उन्हें एमीटर का वो वायर हलता हुआ दिखाई दिया था। ठीक है, उन्हें बल्ब जलता हुआ दिखाई दिया था। उन्हें करंट फ्लो, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का फ्लो पता चला था। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो उन्हें पता चला था, उससे उन्हें ये समझ में आया कि भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यानी ही मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं, तब ये उन्होंने फिर डिफरेंट टाइप के फोटॉन्स डालकर शुरू किया कि भाई कोई भी फोटॉन जो है वो निकाल लेता है क्या इलेक्ट्रॉन को। तब उन्हें पता चला कि नहीं, हर मेटल की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक, अपनी एक फ्रीक्वेंसी या अपनी एक मिनिमम एनर्जी होती है। अपनी उस मिनिमम एनर्जी के नीचे वो किसी फोटोन को इलेक्ट्रॉन नहीं देते। ठीक है, तो मैं यहां पर कह सकती हूं कि भाई एवरी मेटल हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम एनर्जी, जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी ऑब्जर्व नहीं हो सकता। ठीक है, इसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो सकता। जैसे कि भाई लेट W0 बी द वर्क फंक्शन। W0 को मैं अगर वर्क फंक्शन बोल दूं, मिनिमम एनर्जी बोल दूं, एंड EP बी द एनर्जी ऑफ फोटोन, अगर मैं EP को एनर्जी ऑफ फोटोन बोल दूं, तो एनर्जी ऑफ फोटोन, ये फोटोन की एनर्जी जो ऊपर से आ रहा है फोटोन,
उसकी एनर्जी कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए, इक्वल तो होनी ही चाहिए वर्क फंक्शन से। इक्वल नहीं तो बड़ी चाहिए, ठीक है ना, या तो बड़ी चाहिए, या तो ग्रेटर देन चाहिए, या तो इक्वल चाहिए। बेसिकली दिस इज द क्राइटेरिया, यही क्राइटेरिया है हमारा क्या होने के लिए भाई, यही क्राइटेरिया है हमारा फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर ये नहीं होगा, ठीक है ना, अगर किसी भी तरीके से हमारे फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी वर्क फंक्शन से, तो इन दैट कंडीशन हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। फोटोन की एनर्जी इक्वल तो होनी ही चाहिए कम से कम, किससे, वर्क फंक्शन से। यानी अगर मेटल का वर्क फंक्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आप फोटोन लाते हो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं होगा। तो मैम वो एनर्जी कहाँ जाएगी फिर? अरे भाई फोटोन जैसे ही आया, एटम ने एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट भी तो होता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जाकर एक्साइट हो जाएगा, ठीक है ना, एनर्जी लेगा, वहीं पर वाइब्रेट होगा, बट वो अपने सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन छोड़कर बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर मैं इसके बहुत कोर में जाऊं कि हो क्या रहा है, तो हो ये रहा है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन जब शेल में होता है तो वो बहुत सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से वहाँ पर बंधा हुआ होता है। प्रोटॉन, न्यूक्लियस सब पकड़ के उसको वहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उस इलेक्ट्रॉन को उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो बाहर निकालने के लिए मुझे उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कोई भी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी या कोई भी एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या उस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए सफिशिएंट होगी? नहीं। हर मेटल के लिए या हर एटम के लिए वो वेरी करेगी। वो तो डिपेंड करेगा ना कि भाई न्यूक्लियस ने कितना टाइट बाउंड करके रखा है इलेक्ट्रॉन को। जितना ज़्यादा टाइट बाउंड करके रखेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी बाहर निकालने के लिए, और जितना लूज बाउंड करके रखेगा उतनी ही कम एनर्जी लगेगी, ठीक है। सो इस तरीके से वो कितनी एनर्जी लगनी है उसको बाहर निकालने के लिए, वो तो डिपेंड करेगा कि भाई एटम कौन सा है, ठीक है। तो वहाँ पर उसने जितना बाउंड करके रखा है, कम से कम उतनी एनर्जी तो हमें उसको देनी पड़ेगी कि वो इलेक्ट्रॉन अपने सारे बाउंडेशंस तोड़कर बाहर निकल पाए, ठीक है। तो मान लो अगर इस इलेक्ट्रॉन, इस एटम का, इस मेटल का जो एटम है, इस मेटल के एटम की रिक्वायरमेंट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपने 10 से कुछ कम दिया है। 10 से कुछ कम दिया है तो क्या होगा? 10 से कुछ कम दिया है तो वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइट करेगा, वहीं नाचता रह जाएगा, कूदता रह जाएगा, बट वो उस एटम से बाहर नहीं निकल पाएगा। व्हाट इफ आपने 10 दे दी, इसकी रिक्वायरमेंट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपने एग्जैक्ट ऐसा फोटोन दिया जो जाके हिट किया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हिट किया, तब क्या होगा? तब इलेक्ट्रॉन जैसे ही उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वो एक्साइट होगा, और एक्साइट होकर के जाएगा और जस्ट एटम से बाहर ही निकल पाएगा, जस्ट आयोनाइज हो पाएगा, रिमूव हो पाएगा, ठीक है। वो अपने सारे बंधनों से, अपने सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जो न्यूक्लियस उस पर लगाते हैं, मतलब न्यूक्लियस उस पर लगाता है, वो उन सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जस्ट बाहर जाएगा, ठीक है। बट उसके पास फर्दर मोशन करने के लिए कोई भी एनर्जी नहीं बचेगी, फर्दर मोशन करने के लिए कोई भी एनर्जी नहीं बचेगी, ठीक है। तो फर्दर मोशन करने के लिए कोई एनर्जी नहीं बचेगी तो क्या होगा? तो फिर वो वहीं सरफेस पे बैठा रह जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और मैंने उसको दे दिया एकदम 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन, एकदम रिच फोटोन दिया है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को मिला, इलेक्ट्रॉन खुश, आहा मालामाल। अब क्या करेंगे? तो अब भाई 10 खर्चा करेंगे, 10 खर्चा करेंगे घर से बाहर निकलने में, और बाकी 10 की पार्टी करेंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, ठीक है। तो अब जो बाकी के 10 बचे हैं, जो बाकी के 10 बचे हैं, उसका वो क्या करेगा? तो उससे वो मोशन करने में यूज़ करेगा, ठीक है, सरफेस के बाहर भागने में यूज़ करेगा। बेसिकली उसको वो कन्वर्ट कर लेगा काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ सिंपली कि अगर मेरे पास, देखो ज़रा यहाँ पे लिखती हूँ मैं, कौन सा पॉइंट नंबर 3, ठीक है। इफ़ energy of photon is greater than work function, then the लेफ्ट एनर्जी, जो हमारी लेफ्ट एनर्जी है, या रेस्ट ऑफ एनर्जी, मैं ऐसा कह सकती हूँ, रेस्ट ऑफ एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड, वो कन्वर्ट हो जाएगी
इनटू काइनेटिक एनर्जी, यानी मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो फोटोन की एनर्जी आ रही है वो दो चीज़ों में यूज़ हो रही है। एक, इलेक्ट्रॉन को उसके घर से बाहर निकालने में, यानी उसको वर्क फंक्शन देने में। दूसरा, उसको दूर तक भगाने में, यानी उसको काइनेटिक एनर्जी देने में। ठीक है, ये मैं कह सकती हूँ। सो इससे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, इसकी इक्वेशन मुझे मिल जाती है, एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू, ये वर्क फंक्शन यहाँ चला गया, माइनस वर्क फंक्शन। ये एक मेरे को इक्वेशन यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा, अगर इस इक्वेशन को आप लोगों ने देखा है तो यहाँ पर के के नीचे लिखा होता है मैक्स। ठीक है, के के नीचे लिखा होता है मैक्स। बेसिकली दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिखा होता है के मैक्सिमम। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का क्या लोचा है मैम? देखो, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ है ना। मान लो कि इसके रिक्वायरमेंट है, मेरे मेटल की रिक्वायरमेंट है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने फोटोन लाया 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, फोटोन 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया, इसको टकरा गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब किया, उसको एटम के बाहर तक जाने के लिए तो कितने लगेंगे? सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एटम के बाहर तक जाने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेंगे और बाकी 10 उसके कन्वर्ट हो जाएंगे काइनेटिक एनर्जी में। ये आपकी सोच है, बिल्कुल सही है। पर मान लो कि एटम के बाहर जाते हुए वो एकदम क्लीन नहीं निकल पाया और उस इलेक्ट्रॉन को टकराते हुए निकल गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकला, जब वो निकल रहा था तो निकलते हुए वो बाकी कुछ इलेक्ट्रॉन से कोलॉइड कर गया। अब कोलिजन यहाँ पर जब होगा तो ऐसा कोलिजन तो होगा नहीं कि एनर्जी लॉस ना हो। भाई कोलिजन, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे टकराया, गिर पड़ के वो एटम से बाहर निकल गया। तो जब वो कोलिजन कर रहा था, कोलिजन करते हुए हो सकता है कि उसने कुछ एनर्जी लूज किया हो। तो भाई अगर उसको बाहर निकलने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगती हो, ठीक है, और टकरा के मान लो उसने 6-7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूज कर दिया, तो क्या उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 10 आ पाएगी? नहीं, वो 10 नहीं आ पाएगी। वो 10 से क्या हो जाएगी? कुछ कम हो जाएगी। पर वो कोलिजन करने वाली एनर्जी जो है वो बहुत स्मॉल होती है, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब कोलिजन करके निकलेगा ही क्या? हर बार बहुत कोलिजन करेगा क्या? हर बार कम कोलिजन करेगा या बिना कोलिजन के निकल जाएगा? ये बेसिकली अनसर्टन होता है। ठीक है, ये अनसर्टन होता है और ये कहीं पर ऐसे क्वेश्चंस में आपको वैल्यूज दी भी नहीं होती। तो ये जो कोलिजन की वैल्यूज़ होती है कि भाई कितनी एनर्जी लूज करेगा कोलॉइड करते वक्त, ये होता है थोड़ा सा अनसर्टन। ठीक है, इसीलिए हम ऐसे केस को लेकर चलते हैं कि वो एकदम क्लीन निकला है, उसने कोलिजन नहीं किया। जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम ये वाला केस लेके चलते हैं कि वो एकदम क्लीन निकला है बिना किसी कोलिजन के। ठीक है, अब अगर कोलिजन करता तो काइनेटिक एनर्जी 10 से कम आ जाती। ठीक है, कोलिजन करता तो काइनेटिक एनर्जी जो भी आती वो 10 से कम आ जाती। और अगर कोलिजन नहीं कर रहा तो जो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है वो कितनी हो सकती है? बिना कोलिजन के क्लीन निकल रहा है तो वो 10 हो सकती है। ठीक है, और वो कैसे आएगी? तो वो एग्जैक्ट जब हमने दोनों का डिफरेंस लिया तभी आई। तो इसीलिए जो एग्जैक्ट डिफरेंस होता है उसको कहते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये वो वाली केस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लीन निकल आया है बिना किसी, क्या कहा मैंने? बिना किसी कोलिजन के। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पे कि दिस काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो लूज सम एनर्जी in collision with अदर्स। दूसरों के साथ कोलिजन करने में वो कुछ एनर्जी जो है वो लूज कर सकता है। सो मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, सो काइनेटिक एनर्जी कैन रेंज फ्रॉम, तो काइनेटिक एनर्जी रेंज कर सकती है, कहाँ से कहाँ तक रेंज कर सकती है? तो 0 to Ke मैक्स रेंज कर सकती है वो। यानी अगर कोलिजन करके पूरी एनर्जी लॉस कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। मान लो वही फिर से केस ले लेते हैं, 10 की रिक्वायरमेंट थी, 20 का फोटोन आया, पर बाहर निकलने में ही जो
काइनेटिक एनर्जी 10 मिलने वाली थी, बाहर निकलने में ही कोलॉइड कर करके पूरी 10 वेस्ट कर दी, तो नेट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर क्लीन निकल आया तो मैक्सिमम हो जाएगी, थोड़ा कोलिजन किया तो इनके बीच में रहेगी। यानी काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी रेंज कर सकती है 0 से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कौन सी वाली, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ये कब, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हुए कोई भी कोलिजन करेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बताऊँ कि भाई EP क्या है मेरा, तो EP है, सभी को पता है कि वो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है, फोटोन जो आकर स्ट्राइक कर रहा है उसकी एनर्जी है। और W0 क्या है, तो W0 जो है मेरा वो होता है मेरा वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन बताते हैं जरा, इन दोनों के बारे में विस्तार से बताते हैं। देखो, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी बेटा आप लोगों को कि ये जो EP है, ये EP क्या होता है, EP होता है एनर्जी ऑफ फोटोन। यानी जो मैंने मेटल प्लेट ली थी, मैंने उसको यहाँ से हटा दिया, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ फिर से। मेटल प्लेट जो ली थी, इस मेटल प्लेट के ऊपर यहाँ से आ रहा था एक फोटोन, तो ये जो फोटोन आ रहा था इसकी एनर्जी है ये EP। ठीक है, और इस एनर्जी को मैं क्या लिख सकती हूँ भाई, प्लैंक्स क्वांटम थियोरी के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, एनर्जी को हम लिख सकते हैं इक्वल टू hν। ठीक है, तो hν, न्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो न्यू जो हो जाएगा दैट इज कॉल्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन मैं उसको लिख सकती हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन मैं उसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकती हूँ। वहीं पर अगर मैं उस W0 की बात करूँ कि W0 क्या है, तो W0 को मैं कहती हूँ वर्क फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं, और वर्क फंक्शन भी कहते हैं या फिर मिनिमम एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है ना, मिनिमम एनर्जी जो कि ज़रूरत पड़ेगी हमको, मिनिमम एनर्जी जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ठीक है, और मिनिमम एनर्जी के अलावा इसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड एनर्जी भी इसको कहते हैं, किसको, W0 को। वर्क फंक्शन भी कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, मिनिमम एनर्जी भी कहते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन को जैसे मैं hν लिख सकती हूँ, वैसे ही मैं वर्क फंक्शन को hν0 लिख सकती हूँ, क्योंकि वो भी तो एक एनर्जी है। ठीक है, वो भी एक एनर्जी है, तो जैसे मैं इसको यहाँ पर hν लिख देती हूँ, वैसे ही मैं इसको यहाँ पर hν0 लिख देती हूँ। और मैं वैसे ही ν0 को, जैसे ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वैसे ही ये इसकी फ्रीक्वेंसी, मैं इसको लिख सकती हूँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या लिख सकती हूँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये भी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इट इज़ ऑल्सो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट। ठीक है ना, क्या कैरी आउट करना है भाई हमको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैरी आउट करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी लगेगी, ठीक है ना, वो फ्रीक्वेंसी को हम ν0 कह देते हैं। तो जो एनर्जी, जो रिलेशन एनर्जी में है, ठीक है, जो रिलेशन एनर्जी में है वही रिलेशन फ्रीक्वेंसी में भी होगा। यानी मैं अगर ऐसा कह सकती हूँ कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, ठीक है, इसीलिए क्या कंडीशन है, तो भाई कंडीशन तो यही है कि एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किससे, वर्क फंक्शन से। यानी ये जो आ रही है फोटोन की एनर्जी EP और ये जो मेटल का वर्क फंक्शन है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन ये ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए किससे, वर्क फंक्शन से। अगर मैं एनर्जी ऑफ फोटोन को hν लिख दूं तो ये ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए किससे, hν0 से। अब मैं अगर इक्वालिटी लगा दूं तो h मेरा कैंसिल हो जाएगा, इसी का मतलब न्यू ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए किससे, ν0 से। ठीक है, मैं ऐसा कह सकती हूँ देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन भी कम से कम इक्वल होना चाहिए किससे, हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ठीक है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से या तो इक्वल होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी में रिलेशन पता है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पता है, तो हम वेवलेंथ की रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, वेवलेंथ की रिलेशन निकाल सकते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी याद रखना। अब फ्रीक्वेंसी में रिलेशन पता है तो वेवलेंथ में निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में रिलेशन पता है ना आप लोगों को, पता होगा, कल ही लिखा था हमने, न्यू को हम लोग लिख रहे थे c/λ। ठीक है, तो अगर न्यू बड़ा है यानी ही c/λ
बड़ा या इक्वल होना चाहिए किससे, c/λ0 से, सही है। अब वही नॉट 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 देखो, W0 H0 ये सब मेटल्स के लिए है और ये सब किसके लिए है, फोटॉन्स के लिए। फिर c कांस्टेंट है, कट कर दिया तो 1/λ, ये बड़ा या इक्वल होना चाहिए 1/λ0 से। अब मैम λ0 क्या है ये, तो भाई λ0 जो है वो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है ना, क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जबकि लैम्डा क्या है, तो दिस इज वेवलेंथ ऑफ फोटोन। जैसे फ्रीक्वेंसी का मतलब फोटोन का फ्रीक्वेंसी है, वैसे ही ये फोटोन का वेवलेंथ है। अच्छा 1/λ बड़ा है, ठीक है, इसी का मतलब अगर मैं लैम्डा और λ0 में रिलेशन निकालूं तो कौन बड़ा हो जाएगा, लैम्डा बड़ा होगा या λ0 बड़ा होगा। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर 1/λ बड़ा है तो इन्वर्स करने के बाद λ0 बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो λ0 बड़ा होना चाहिए, जबकि फ्रीक्वेंसी में ν0 छोटा होना चाहिए। तो मेटल के केस में, फ्रीक्वेंसी के केस में दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जबकि वेवलेंथ के केस में हम इसको बोलते हैं दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। क्यों, क्योंकि, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किससे, वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी से। तो एनर्जी फोटोन की बड़ी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी फोटोन की बड़ी होनी चाहिए, वेवलेंथ फोटोन की छोटी होगी ऑब्वियसली, अगर ये दोनों चीज़ें हो गई तो, ठीक है ना। जब ऐसा होगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद एक और चीज़ बतानी थी, एक तो वो टाइम लैग वाली बात लिखानी थी मुझे यहाँ पर, ठीक है। टाइम लैग वाली कौन सी बात लिखानी थी, कि भाई जिस मोमेंट पे फोटोन स्ट्राइक करता है बस उसी मोमेंट पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाता है। एक तो ये बात बतानी थी, और दूसरी बात मुझे ये बतानी थी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स से कैसे एनर्जी रिलेटेड है। देखो बताती हूँ, आई थिंक पॉइंट नंबर 4 चल रहा था हमारा या 5 चल रहा था, जो भी, शायद 4-5 चल रहा था, ठीक है। देख लेना आप लोग आगे पीछे करके क्या चल रहा था। तो मैं ये बता सकती हूँ यहाँ पे कि भाई देयर इज नो टाइम लैग, कोई टाइम लैग नहीं करता बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन, फोटोन के स्ट्राइक करने में, एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन और फोटोन के स्ट्राइक करने में कोई लैग नहीं करता है टाइम। जिस मोमेंट पे फोटोन आके चिपकता है मेटल को, उस मोमेंट पे इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है, अगर फोटोन की एनर्जी ऑब्वियसली वर्क फंक्शन से इक्वल या ज़्यादा है तो, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी एक ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखना, ध्यान देना। मान लो मेरा मेटल है, वही मेटल है जिसका रिक्वायरमेंट कितना था, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, यही हमारा मेटल है। मैंने क्या किया, मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा का बल्ब नहीं था, ठीक है, उससे ज़्यादा का फोटोन नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 2-2 के 5 दे दिए। मैंने कहा भाई तू 10 का एक फोटोन मत ले, तू 2-2 के 5 फोटोन ले ले। तो इन दैट केस, क्या उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? 2-2 के 5 फोटोन अगर मैं इस मेटल को देती हूँ तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स उन फोटोन्स को एब्जॉर्ब करके क्या इजेक्ट होंगे? बताएं ज़रा, सोचें इस बात को, ठीक है। अगर आप ये बोलते हैं कि इजेक्ट होंगे, तो मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं होंगे। जो इंटरैक्शन होता है यहाँ वो बिल्कुल 1 to 1 होता है, यानी एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। एक वैसे 10 फोटोन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। इंटरैक्शन 1 to 1 होता है। तो आपके एक ही फोटोन की एनर्जी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को उसकी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे करके वहाँ से बाहर निकाल दे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि भाई the interaction between photon and electron is 1 to 1 interaction होता है। That means to eject
वन फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इजेक्ट हुआ है वो, ओनली वन फोटोन इज रिक्वायर्ड, एक को इजेक्ट करने के लिए एक ही रिक्वायर्ड होगा, बट ऑफ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो ये तो हो गई भाई फोटो इलेक्ट्रिक की कहानी। अब थोड़ा इसके फॉर्म्स ऑफ मतलब इसके इक्वेशंस पे ज़रा बात कर लेते हैं। क्या बात की थी हमने कि भाई जो हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए वर्क फंक्शन से। मान लो एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर हो गया, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर हो गया, ठीक है, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी जो कि एक्चुअली एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन होगी, ये हम लिख सकते हैं। और इस काइनेटिक एनर्जी को मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलती हूँ, ये तो तुम्हें पता ही है। फिर उस एनर्जी ऑफ फोटोन को मैं एच न्यू लिख सकती हूँ, वैसे ही डब्ल्यू नॉट को मैं एच न्यू नॉट लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको और मॉडिफाई कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकती हूँ एच न्यू, इसको मैं लिख सकती हूँ एच न्यू नॉट। मैं चाहूँ तो एच कॉमन निकाल सकती हूँ, न्यू माइनस न्यू नॉट, दिस विल बी द अगेन इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इस इक्वेशन को देखो ज़रा, मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दूँगी इक्वेशन नंबर 2। चमकता है क्या? उसके बाद कुछ लोग, इसको हटा रही हूँ, ठीक है, कुछ लोग काइनेटिक एनर्जी से हमें वेलोसिटी भी पूछ लेते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी पता है इन्हें, तो ये हमें वेलोसिटी भी बता देंगे। तो बिल्कुल बता देंगे भाई, वेलोसिटी किसकी, मेरी कि तुम्हारी? भाई इलेक्ट्रॉन की, जिसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी वेलोसिटी, उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकती हूँ, काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकती हूँ हाफ mv²। मास किसका है यहाँ पर? मेरा बिल्कुल भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन का है, फोटो इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे h न्यू माइनस न्यू नॉट, ये 2 इधर चला गया, m नीचे चला गया, v² क्या हो जाएगा, ट्वाइस h न्यू माइनस न्यू नॉट बाई m। देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट, वेलोसिटी क्या देगा आपको, रूट ओवर ट्वाइस h न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन m। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। ये जो v है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दिस इज v, दिस इज वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी? ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, जबकि ये क्या है, ये उड़ता हुआ v है। उड़ता हुआ v मतलब क्या? दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ठीक है, जबकि ये क्या है, ये है न्यू नॉट, अगेन उड़ता हुआ v, विच इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, h कौन है यहाँ पर? h है प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू रट जानी चाहिए अब तक, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मास किसका मास है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पता होना चाहिए, 9.1 समथिंग होता है, 10 की पावर कुछ -31 जूल में, नहीं केजी में लेंगे क्योंकि h जूल में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। इसी को आप वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हो। देखो ज़रा, उसी को वेवलेंथ के टर्म में भी लिख रही हूँ। किस तरीके से हम उसको वेवलेंथ के टर्म में लिख सकते हैं? देखो भाई, कुछ भी नहीं है, न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा होता है, उस इक्वेशन में न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा पुट कर दो, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ मैं, h c बाई लैम्डा माइनस c बाई लैम्डा नॉट, c भी कॉमन निकाल सकते हो, hc 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, दिस इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। दिस इज अगेन दी अनदर इक्वेशन, या एक ही इक्वेशन है बेसिकली, उसके ही अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो, अलग अलग इक्वेशंस है, इसे अलग अलग तरीके से जैसे भी क्वेश्चन दिया है वैसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखूँ तो इस इक्वेशन 1 से, या इक्वेशन 1 बोलो या इसको 2 बोल दो, ठीक है ना, 2 से एक बात समझ में आती है। देखो ज़रा, इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है ना, तो फ्रॉम या जो भी है इक्वेशन 2, हमको इक्वेशन 2 से एक बात समझ में आती है। इक्वेशन 2 क्या है भाई? काइनेटिक एनर्जी इज h न्यू माइनस h न्यू नॉट है। ठीक है ना, तो इक्वेशन 2 से एक बात समझ में आती है कि h न्यू नॉट तो कांस्टेंट है,
एच न्यू नॉट जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, या एच को भी आप बाहर लगा दो, ठीक है, एच को आप बाहर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एच जो है और न्यू नॉट जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। न्यू नॉट मेटल पे डिपेंड कर रहा है ना भाई, एक मेटल है उस पर 10 तरह के फोटोन गिर रहे हैं, एक मेटल की रिक्वायरमेंट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, एक फोटोन आया 5 का, एक फोटोन आया 10 का, एक फोटोन आया 20 का, एक 30 का, इस तरीके से अलग अलग एनर्जी के फोटोन या अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटोन गिर रहे हैं। तो जो मेटल की रिक्वायरमेंट है, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है या जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वो तो कांस्टेंट है, यानी मेरा एच न्यू नॉट तो कांस्टेंट है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है जो अलग अलग फोटोन से आने वाली है, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो काइनेटिक एनर्जी अलग होगी। जैसे ये मेटल ले लिया, ठीक है, ये मैंने डब्ल्यू नॉट ले लिया, यहाँ पे एक फोटोन आ रहा है E1 का, दूसरा फोटोन आ रहा है E2 का, तीसरा फोटोन आ रहा है E3 का। तो भाई E3 जो है यहाँ पर E3 जो है वो बड़ी है E2 से, और E1 जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है। और मेरा जो डब्ल्यू नॉट है वो क्या है, डब्ल्यू नॉट कैसा है, मेरा डब्ल्यू नॉट तो कांस्टेंट है। तो मुझे बताओ इन तीनों से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, इससे Ke3 लेके निकल रहा है, इससे काइनेटिक एनर्जी 2 और इससे काइनेटिक एनर्जी 1। तो मुझे बताओ किसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे बड़ी होगी। भाई सीधी सी बात है, जिसकी एनर्जी जो लेकर आया है, यानी अगर इसका मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये 50 लेकर आया है, ठीक है, ये 20 लेकर आया है और ये 10 लेकर आया है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी बड़ी होगी, 50 वाले की होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या कि भाई Ke3 विल बी ग्रेटर देन Ke2 एंड दिस विल बी ग्रेटर देन Ke1, यानी मैं सीधा सीधा ऐसा कह सकती हूँ कि Ke उसकी बड़ी होगी जिसकी एनर्जी ऑफ फोटोन बड़ी होगी। यानी मैं ऐसा कह सकती हूँ कि Ke डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ फोटोन। ये एक रिलेशन ऐसा हम निकाल सकते हैं क्या इससे, कि जितनी ज़्यादा एनर्जी का फोटोन डालोगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। सीधी सी बात है, 10 की ज़रूरत है उसको, आप अगर 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डालते हो तो 40 की एनर्जी लेके बाहर निकलेगा, आप अगर 100 का डालते हो तो 90 की एनर्जी लेकर बाहर निकलेगा। जितना बड़ा जितना बड़ा फोटोन उसको आगे स्ट्राइक करेगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से वो इजेक्ट होगा। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। इसके ऊपर में हम ग्राफ भी बना सकते हैं। देखो ज़रा इसको मिटाती हूँ और ग्राफ बनाते हैं फटाफट से। इसके ऊपर में ग्राफ भी हम लोग बना सकते हैं। तो ले सकते हो आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ले सकते हो, यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी ले सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी में ये मेरा कुछ फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मेरा फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, ठीक है। तो जब न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी से ही फोटोन आएगा तो काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, 0, ठीक है। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी इसकी वैसे वैसे हमारा वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। तो इस तरीके का ग्राफ जो है काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें मिल सकता है फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, ये काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की, और ये फोटोन है हमारा, फोटोन का फ्रीक्वेंसी है। देखो जैसे जैसे फोटोन का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रहा है। तो फोटोन का फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितना होना चाहिए, फोटोन का फ्रीक्वेंसी मिनिमम न्यू नॉट के जितना होना चाहिए। उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा हमारा, 0, ठीक है। तो इस तरह की ग्राफ हम लोग इसके लिए बना सकते हैं। अब इसके कुछ बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट पूरा। अब इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो मैं फटाफट क्वेश्चन लिखती हूँ और ये इरेज कर देती हूँ इसको, ठीक है। तो क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों, इस पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। अभी समझाया तो मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। देखो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आने वाली सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी थी। मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि भाई जब भी फोटोन आता है तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। इजेक्ट इलेक्ट्रॉन अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर जाता है। वो काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर h न्यू माइनस h न्यू नॉट, यानी कि फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन तक वेरी कर सकती है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख
रखे हैं, कोशिश की है कि इन 5-6 क्वेश्चंस के अंदर आपको सारे वेरिएंट्स करा दूं, ठीक है। तो देखते हैं फटाफट। कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है विच इज़ इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल सर्फेस, जो कि एक मेटल सर्फेस से इजेक्ट हुआ है, जिसका वर्क फंक्शन हमें दिया है और फोटोन की वेवलेंथ भी हमें दी है। बेटा एक चीज़ समझ लो, फिज़िकल केमिस्ट्री के या फिज़िक्स के जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं तो हमेशा आप पहले इस न्यूमेरिकल को डायग्राम में डिकोड कर लें, ठीक है। फिजिक्स में भी सर ने यही समझाए होंगे आप लोगों को कि हमेशा सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो उस न्यूमेरिकल को पढ़ते ही आप उसकी डायग्राम बना लें। तो यहाँ पर मुझे एक मेटल सरफेस दिया है, हाँ ये दिया है, ठीक है। इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन जो है वो कितना दिया है, तो भाई 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, ठीक है। इसमें मेरे को फोटोन आ रहा है, ये आ गया फोटोन। इसकी वेवलेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2480 एम्स्ट्रॉन्ग के आसपास। इजेक्ट होगा विद सम काइनेटिक एनर्जी और वही काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालनी है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालनी है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो डायग्रामेटिकली दिखेगा। ऐसे दिखते ही आप लोग थोड़े से ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब भी हम क्वेश्चन को ऐसे कोड डिकोड कर लेते हैं तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो अगर मेरे बच्चों ने अब तक सॉल्व कर लिए हैं तो फटाफट आंसर दिखाएंगे, आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं सॉल्व किया है तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ इक्वेशन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मुझे डायरेक्टली दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगा 12400 डिवाइडेड बाय 2480, क्योंकि ये एम्स्ट्रॉन्ग में दिया हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली चीज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही माइनस होगी, ठीक है। तो सॉरी कहाँ चली गई मैं, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली चीज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही माइनस होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मुझे यहाँ पर एनर्जी निकालनी पड़ेगी, किसकी, फोटोन की। अब मुझे यहाँ पर वेवलेंथ एम्स्ट्रॉन्ग में दिया हुआ है तो मैंने सिंपल ऊपर 12400 लिख लिया हुआ है। लेट मी चेक, तुम्हें दिख रहा है क्या, हाँ ओके दिख तो रहा है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैंने कुछ कैलकुलेट किया हुआ था तभी शायद कुछ 5 से आ रहा था, ये कट जाएगा, ठीक है। और ये कुछ 300 के आसपास है, तो 4 या 5 248, 5 जा देखते हैं क्या हो जाएगा, 40 24 12, हाँ वही आ रहा है बिल्कुल। तो ये कट जाएगा कुछ 5 से, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3.4, तो इट विल बी नियरली 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस विल बी योर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इस तरह का आंसर आना चाहिए। आई होप आप लोगों का भी आया होगा, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, फटाफट चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। वेयर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सजेस्ट वेदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स और नॉट। यानी हमें बताना है कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो भाई फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की क्या कंडीशन है कि एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए, किससे, वर्क फंक्शन से। ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। ऑल्सो इफ इट अकर्स, अगर ये हो रहा है, यानी पहले तो ये चेक कर लो कि ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या। अगर हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, ओके। और काइनेटिक एनर्जी भी हमें निकालनी है, तो वो ऑब्वियसली हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। अब ये कंडीशन देखने के लिए मुझे एनर्जी ऑफ फोटोन भी निकालना पड़ेगा, वर्क फंक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकाल पाऊंगी, तो भाई फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.1 इंटू 10⁻15 वाला आके गिर रहा है, यानी एक मेटल है, ठीक है, स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस विथ थ्रेशोल्ड, जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स है। उस पर एक फोटोन आके गिर रहा है, उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी 1.1 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स है। यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकला है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है, सही है। अच्छा, ये वाली कंडीशन के साथ साथ एक और कंडीशन है कि भाई एनर्जी ऑफ फोटोन जो है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। तो अगर आप वहाँ पे देख सकते हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन को मैं 11 इंटू 10⁻14 लिख सकती हूँ, वो बिल्कुल ग्रेटर है 6 इंटू 10⁻14 यानी थ्रेशोल्ड से। यानी कि इसका मतलब है, दैट मीन्स, क्या मतलब है भाई इसका, दैट मीन्स
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो सीन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल ऑकर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? अब मेरे को ऐसा कोई स्पेसिफिक यूनिट सिस्टम तो बोला नहीं है कि आप जूल में ही निकाल लो या आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकाल लो। तो देखो मुझे यहाँ पर दी हुई है फ्रीक्वेंसी, एनर्जी होती है एच न्यू, पर एच न्यू जब भी मैं लेती हूँ तो एनर्जी आती है जूल में। अब मुझे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का कोई स्पेसिफिक यूनिट सिस्टम बोला नहीं है, तो मैं जिसमें कंफर्टेबल रहूँगी मैं उस यूनिट सिस्टम पे काम करूँगी। मैं जूल में कंफर्टेबल हूँ, मैं जूल में काम करूँगी। ठीक है, तो देखो ज़रा मैं जूल में ही निकाल लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो मैं पहले एक काम करती हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, मैं क्या लिख दूँ भाई? एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन को मैं लिख देती हूँ एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जिसमें से एच हम कॉमन निकाल लेंगे, न्यू माइनस न्यू नॉट हम लिख देंगे। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी एच हो जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ठीक है, 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और न्यू हो जाएगा तुम्हारा कितना? 11 इंटू 10 टू द पावर 15 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 6 इंटू 10 टू द पावर 14। आई मेड मिस्टेक, दिस इज़ नॉट 15, दिस विल बी 14, क्योंकि मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है उधर। ठीक है, तो क्या बचेगा? देखो ये बचेगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। 11 में से 6 गए, मेरे ख्याल से 5 बचेंगे। सो 5 इंटू 10 टू द पावर 14 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट तो क्या आ जाएगा? देखो 5 3 हो जाएगा 15, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 6.63 इंटू 5, 5 3 15, 5 6 30, और एक 31 और एक 33, 33.15, 33.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल। ऐसा कुछ वैल्यू मुझे काइनेटिक एनर्जी का आते हुए दिख रहा है जूल में। अब आपको अगर क्वेश्चन में बोला होता कि भाई आप इसमें निकालो, अपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, तो आप इसको 1.6 से डिवाइड कर लेते, या फिर आप इसको ही यहाँ पर ही 1.6 से डिवाइड कर लेते, या न्यू को आप लैम्डा में कन्वर्ट कर देते, फिर आप 12400 लगा सकते थे। बहुत सारे तरीके थे। पर मोल में बोलता तो 1 मोल के लिए 6 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो उस तरीके से ये कहाँ खेल खेलेंगे? तो ये खेल खेलेंगे आपके यूनिट सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, तो यूनिट सिस्टम्स के अंदर मैंने आपको पहले ही सारे खेल सिखा दिए हैं कि आपको कैसे जाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं फटाफट, अगर आपका आंसर ऐसा ही कुछ आ गया हो। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं जल्दी से हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ मेटल रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन। ओ मेटल का मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है। ठीक है, मेटल का, मैं कह रही हूँ मेटल का मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है, रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, मेटल का मैक्सिमम वेवलेंथ यानी लैम्डा नॉट निकालना है, और फोटोन आ रहा है, तो फोटोन का वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, ओ भाई साहब 2000 किलो जूल, 2000 नहीं 200 किलो जूल पर मोल। 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी दी हुई है मुझे। पर मोल का क्या मतलब होता है? पर मोल का मतलब होता है कि 200 किलो जूल एनर्जी है 1 मोल फोटो इलेक्ट्रॉन की। बट मुझे 1 मोल फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए तो कैलकुलेशन करने नहीं है, मुझे तो केवल 1 के लिए करने हैं। तो मैं पहले क्या कर लूँगी? 1 मोल के लिए जो एनर्जी दी है उसको 1 के लिए कन्वर्ट कर लूँगी। कैसे कर पाएंगे? देखो ज़रा बताती हूँ सॉल्यूशन। भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 फोटो इलेक्ट्रॉन, एक काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ 1 मोल यानी 6 इंटू 10 की पावर 23। अब आप बोलोगे कहाँ मैम, बुक में तो 6.023 6.022 ऐसा लिखा है। तो भाई कोई नहीं है ना, मैं उसको 6 राउंड ऑफ करके लेती हूँ, हम उसको 6 ही राउंड ऑफ करके लेंगे। सो 6 इतने फोटॉन्स, इतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी दी हुई है? 200 किलो जूल यानी 10 की पावर -3 जूल। ठीक है, तो मुझे बताओ कि एक फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, सिंपल। सो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, 3 ये कट गए, 2 3 5 कट गए, बचे कितने? 18।
तो आया कितना 1 ज़ा 3 ज़ा, तो आया कितना 1/3, और यहाँ पे ऊपर चले जाएंगे हम 10 की पावर +18 का ऊपर जाके हो जाएगा -18। ठीक है, तो ये आ गया मेरा जूल के अंदर, काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अब क्या बचा, अब तो आता ही है तुम लोगों को, hc/λ लगा दो, इट्स वेरी इजी। देखते हैं क्या होगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, यानी hc/λ माइनस hc/λ0। आप चाहें तो यहाँ से hc को कॉमन निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके λ0 निकाल सकते हैं, बट मुझे ना ये थोड़ा सा ख़राब कैलकुलेशन लगता है। hc को बाहर निकालो, फिर वो 1/λ को LCM लेके मल्टीप्लाई करो, ये करो, उसमें गलती होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे वेवलेंथ की कैलकुलेशन करनी है ना, तो मैं पहले वेवलेंथ को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ, वो मुझे ज़्यादा आसान लगता है। ठीक है, तो देखो ज़रा, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर सीधा सीधा एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लेती हूँ, विच इज़ hc/λ, और जूल में निकालूंगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जूल में आई है। ठीक है, तो hc को जूल में आ जाएगा मेरा 20 × 10⁻⁻26, सबको पता है। लैम्डा आ जाएगा मेरा 5000 है, तो 5 × 10 की पावर एमस्ट्रॉन्ग था, एमस्ट्रॉन्ग को -10 और यहाँ के 3, तो -10 और +3 कितने हुए, -10 और +3 हुए -7, तो 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा। ठीक है, सो एनर्जी ऑफ फोटोन, ये आपको तभी समझेगा जब आपने पिछला वीडियो देखा हो जिसमें मैंने क्वांटम थ्योरी के न्यूमेरिकल्स कराए हैं। ठीक है, तो ये आया 4 × 10⁻26 और ये 7, ये हो गया -19, तो 4 × 10 की पावर -19 जूल, ये आ गया मेरा एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, अब इसको उठा करके मैं यहाँ रख दूँगी। लगे तो इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाई, इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करके लिख देती हूँ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जीज एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन में, लगे तो इसे ऐसे लिख देती हूँ। तो देखो ज़रा, काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकती हूँ 0.33, 1/3 is 0.33 into 10⁻⁻18, एनर्जी ऑफ फोटोन इज 4 × 10⁻⁻19 माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, सो वर्क फंक्शन यहाँ आ जाएगा मेरा, वर्क फंक्शन इक्वल टू 4 × 10⁻⁻19 माइनस, अब यहाँ पे 0.33 है और -18 है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ ले आती हूँ 0.33 × 10⁻⁻18, तो ये अब -18 और -19 तब तक ये कटेंगे नहीं, मतलब तब तक कॉमन नहीं निकलेंगे, माइनस नहीं होगा जब तक दोनों पावर्स इक्वल ना हो जाए। तो या तो इसको 18 कर दो या तो उसको 19 कर दो। तो इसको 19 करते हैं, तो इसको 19 करने के लिए यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻19 3.3 × 10⁻⁻19। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, तो सबको पता है 10⁻⁻19 को हम कॉमन निकाल लेंगे, 4 - 3.3 हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से वो हो जाएगा 0.7 × 10⁻⁻19, दिस इज़ योर वर्क फंक्शन। ठीक है, अब वर्क फंक्शन निकल गया, पर वर्क फंक्शन तो मुझे निकालना नहीं था बच्चों, मुझे तो निकालना था उसका वेवलेंथ। तो अब आपके पास एनर्जी है, आपको वेवलेंथ निकालना है, आप क्या करोगे, hc/λ लगा दो सीधे सीधे। ठीक है, सो अगेन विल मूव टूवर्ड्स दिस वन, और वर्क फंक्शन को मैं लिख सकती हूँ hc/λ0 इक्वल टू 0.7 × 10⁻⁻19। ठीक है, λ0 इधर गया, ये इधर गया, और ये क्योंकि जूल में है। ठीक है, तो मैं hc को लिखूँगी 20 × 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाय 0.7 × 10⁻⁻19 इक्वल टू λ0। ठीक है, सो यहाँ पर मैं सीधा सीधा 0.7 को ऊपर ले जाऊँगी और वो जाएगा 200/7। इसको मैंने काट दिया, 19 को 26 से काटा, एक यहाँ से बचा, 6 वहाँ से बचा, -7 आ गया, और 0.7 को ऊपर ले गई तो 200/7 आ गया, तो 7 1 ज़ा और 7 2 ज़ा 14, और 6 बज गए और 0 60, तो 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, तो 7 8 ज़ा 56 हो गया। 4 बज गए तो पॉइंट ले लिया, 4 को 0 लगा दिया, तो 7 7 ज़ा 49, नहीं 7 6 ज़ा कुछ 6 6 कुछ आ जाएगा, λ0 कुछ ऐसा आ जाएगा, तो λ0 आ जाएगा 28.6 × 10⁻⁻7 मीटर। देख लेना, कैलकुलेशन करके, हो सकता है थोड़ी बहुत एरर हुई हो। ठीक है, तो देख लेना, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ आना चाहिए, कमेंट कर लो। ठीक है, चलो, तो λ0 निकालना था,
आप चाहते तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ही एच सी को कॉमन निकाल के 1/λ को मल्टीप्लाई करके उससे कर सकते थे, बट मुझे जब भी लैम्डाज में कैलकुलेशन करना होता है भाई मैं तो एनर्जी निकाल लेती हूँ, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल वैसे रहती हूँ। आप चाहें तो आप लैम्डा में डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है, आप जैसे भी कंफर्टेबल हो। देखो हमारा मकसद है कि हम एरर को मिनिमाइज कर सकें, ठीक है, क्वेश्चन को ज़्यादा एक्यूरेटली सॉल्व कर सकें। देयर कैन बी लॉट ऑफ वेज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो आप जिस वे में कंफर्टेबल हैं आप वो करें, ठीक है। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। यस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी ये मेटल है, इसका न्यू नॉट मुझे कैलकुलेट करना है। इफ़ 2 फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड साइमल्टेनियसली, ओहो भाई 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 बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 फोटो इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली इजेक्ट हुए, बहुत टिपिकल क्वेश्चन। 2 फोटो इलेक्ट्रॉन, तो भाई 2 फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के लिए 2 फोटोन भी तो लगेंगे। याद करो मैंने बताया था इंटरैक्शन 1 to 1 होता है, यानी एक फोटोन एक को ही निकाल पाएगा। अब यहाँ पे 2 फोटोन निकले हैं तो इसका मतलब 2 फोटो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसका मतलब 2 फोटोन आए होंगे, ठीक है, साइमल्टेनियसली इजेक्ट हुए फ्रॉम अ मेटल सरफेस। द फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, इसको मैं फर्स्ट बोल देती हूँ, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी 1 से निकला है बोल देती हूँ, इसको मैं बोल देती हूँ ये काइनेटिक एनर्जी 2 से निकला है। यहाँ पे न्यू 1 आया होगा, यहाँ पे न्यू 2 आया होगा, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, द फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रॉन हैज़ डबल द काइनेटिक एनर्जी एज दैट ऑफ सेकेंड, यानी पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले से डबल है। आई थिंक यही मतलब है उसका कि K1 इज 2 times ऑफ द अदर, यही मतलब है शायद, है ना, देख लेना। वेर एज न्यू 1, ओके, न्यू 1 की वैल्यू भी दी है 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स, और न्यू 2 की वैल्यू दी है 2 × 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स, और न्यू नॉट निकालना है। क्या करोगे, यस कम ऑन, बताओ बताओ बताओ, क्या करोगे क्या करोगे, सोचो 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 भाई। का न्यू नॉट एक ही वेरिएबल है, ठीक है, और 2 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लग रहे हैं, क्या करोगे, इक्वेशन लगाओगे। यस लगाओ इक्वेशन भाई, फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक के लिए इक्वेशन लगाओगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा K1 इज इक्वल टू H न्यू 1 माइनस न्यू नॉट, ठीक है, और K1 को मैं लिख सकती हूँ 2 times ऑफ K2 इज इक्वल टू H न्यू 1 माइनस न्यू नॉट, दिस विल बी योर इक्वेशन 1। और वहीं सेकेंड के लिए आप लिख सकते हो K2 इक्वल टू H न्यू 2 माइनस न्यू नॉट, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। सही है। अब क्या लगता है, देखो अगर मैं इसका रेशो ले लेती हूँ, 1 और 2 का, तो K2 और HH तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं ले लेती हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पर पॉज कर देना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैंने जिस तो आपको बता ही दिया, रेशो ले लोगे तो रिलेशन मिल जाएगा। अब रेशो ले लोगे रिलेशन मिल जाएगा, फटाफट सॉल्व करना, न्यू नॉट की वैल्यू निकालना। मेरे हिसाब से यहाँ पॉज कर दो, ठीक है, और फिर जब रेज्यूम करोगे सॉल्व होने के बाद तो क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि मैं भी साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। देखते हैं, तो रेशो लेते हैं, देखते हैं पहले कौन करता है, तुम यहाँ में, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू H न्यू 1 माइनस न्यू नॉट अपॉन K2 इक्वल टू H न्यू 2 माइनस न्यू नॉट, HH K2 गॉट कैंसल्ड, बचता कौन है, 2 इक्वल टू न्यू 1, आई थिंक 10 की पावर 14 है, माइनस न्यू नॉट अपॉन 1 इंटू 2 × 10 की पावर 14 माइनस न्यू नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 हो जाएगा 4 × 10 की पावर 14 माइनस 2 टाइम्स ऑफ न्यू नॉट इक्वल टू 10 की पावर 14 माइनस न्यू नॉट। तो ये इधर आ जाएगा, नहीं ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। सो 4 × 10 की पावर 14 माइनस 10 की पावर 14 इक्वल टू 2 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट, ओहो ठीक है। तो 10 की पावर 14 कॉमन निकल गया, 4 - 1 विल बी 3 × 10 की पावर 14 इक्वल टू न्यू नॉट। दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर आंसर। आप लोगों का भी ऐसा ही आना चाहिए था क्वेश्चन। देखो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, टिपिकल क्वेश्चन था, कई जगह पर पूछा हुआ है। 2 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट साइमल्टेनियसली हुए हैं, दोनों के काइनेटिक एनर्जीज़ में रिलेशन दिया हुआ है। एक ही न्यू नॉट होगा कॉमन, क्योंकि एक ही कॉमन मेटल प्लेट से हुआ है। न्यू की वैल्यूज़ दी हुई है, रिलेशन निकाल लिया, रिलेशन लिख लिया, रिलेशन लिख के उसको डिवाइड करके न्यू नॉट निकाल लिया। बहुत ही ईजी, बहुत ही टिपिकल टाइप का क्वेश्चन। आई होप मज़ा आया होगा तुम्हें। चलो बढ़ते हैं अब आगे।
है ना। मस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर मुझे दिया हुआ है, गिव द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इफ इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड विथ स्टॉपिंग पोटेंशियल्स। ओहो, स्टॉपिंग पोटेंशियल्स, यहाँ पर कुछ शब्द नए दिए हुए हैं हमें। स्टॉपिंग पोटेंशियल, व्हाट इज मीन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल? तो मैं पहले आप लोगों को यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल समझाना चाहूँगी कि भाई साहब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। ये वाली चीज़ आप लोगों को केमिस्ट्री के बहुत ही कम टीचर्स के द्वारा पढ़ाने के लिए मिलेगी। हाँ, फिज़िक्स वाले तो शायद पढ़ा भी देंगे, आई डोंट नो, बट केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री के बहुत कम टीचर्स इसको पढ़ाएंगे। व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ध्यान में रखना, देखना जरा क्या होती है। ठीक है, ट्यूब होगी हमारी जिसमें हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखना है। ये होगा हमारा मेटल सरफेस। ठीक है, ये हमारा दूसरा मेटल है। यहाँ पे हमने लगा रखी है वो बैटरी छोटी सी। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल हो चुका है, प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ चुके हैं, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ चुके हैं। ठीक है, तो क्या होगा, मैं यहाँ पर जैसे ही फोटोन डालूंगी, वहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही फोटोन डालूंगी इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट विथ सम काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन सरफेस से बढ़ना चाहेगा विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। भाई मैंने क्या बोला, मान लो कि एनर्जी ऑफ फोटोन मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और मान लो मेरे पास वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 टू क्या 10 में से 2 गए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तरफ वेरी करेगी। हाँ कि ना, सही है, 0 से 8 में वेरी करेगी। अगर टकरा गया तो 8 से कुछ कम हो जाएगी, और अगर नहीं टकराया किसी से और डायरेक्टली निकल के भाग गया तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी। यानी यहाँ से निकलने वाला जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके पास एनर्जी रहेगी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो इस सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को मुझे सरफेस पे ही चिपका के रखना है, वहीं रोकना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सरफेस पे ही रोकना है। तो अगर मुझे इसे यही सरफेस पे रोकना है तो मुझे यहाँ से उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उसको रिपल्शन देना पड़ेगा। जब यहाँ से रिपल्शन मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण आगे नहीं जा पाएगा, और रिपल्शन देने के लिए मुझे इस प्लेट को करना पड़ेगा नेगेटिव और इस प्लेट को करना पड़ेगा पॉजिटिव एक्सटर्नल सोर्स से, यानी कि बैटरी से। यानी बैटरी टर्मिनल्स मुझे अब पलट देने पड़ेंगे। देखो, बैटरी टर्मिनल्स को मुझे अब पलट देना पड़ेगा। कैसे पलट देना पड़ेगा, तो मुझे अब इसको बड़ा कर देना पड़ेगा और इसको छोटा। यानी कि कहने का तात्पर्य, अब ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि रिस्पेक्टिवली अब यहाँ पर माइनस चार्ज होगा और रिस्पेक्टिवली यहाँ पर अब प्लस चार्ज होगा। ठीक है, अच्छा, यानी यहाँ से इस प्लेट से जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है, अब ये प्लेट उस इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, साइमल्टेनियसली रिपेल करेगी। सही है, पर अगर यहाँ से दौड़ने वाले इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम ताकत 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, तो अगर ये प्लेट को मैंने लगा दिया पोटेंशियल मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो वो तो 2 से ही खींच पाएगी। तो 8 वाला भागेगा नहीं क्या, बिल्कुल भागेगा। ठीक है, तो इसको मुझे मिनिमम कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को वहीं पकड़ के रखे, या यहाँ से उसको इतना रिपेल करे कि वो इलेक्ट्रॉन भाग ही ना पाए। कितना लगाना पड़ेगा भाई, अगर मैं 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लगा देती हूँ तो 2 वाला भी रुक जाएगा, 6 वाला भी रुक जाएगा, 0 वाला भी रुक जाएगा और सारे रुक जाएंगे। तो यहाँ पर वो पोटेंशियल लगाना है मुझे, दैट पोटेंशियल, वो पोटेंशियल जो कि एक्सटर्नली अप्लाई करूँगी मैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन मेरा सरफेस पे ही बैठा रहे, स्टॉप हो जाए, काइनेटिक एनर्जी होते हुए भी स्टॉप हो जाए ड्यू टू रिपल्शन। दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाम में ही लिखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये वो पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रॉन को रोक के रखने के लिए लगता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल रहेगा। बरोबर है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा किसके बराबर रहेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि बाकियों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो इससे कम ही होगी। तो अगर इतने का रिपल्शन दे दिया तो बाकी तो वैसे भी रिपल हो जाएंगे। सही है, तो देखते हैं अब इसके बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर
स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रॉन मिला जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट था, एक मिला जिसका 12 था, एक मिला जिसका 16 था, एक मिला जिसका 22 था। यानी ही ये सब काइनेटिक एनर्जीज हैं इलेक्ट्रॉन की। अगर मैं बोलूँ तो एक फोटो इलेक्ट्रॉन मिला जिसकी काइनेटिक एनर्जी 1 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, दूसरा मिला जिसकी काइनेटिक एनर्जी 2 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तीसरा मिला जिसकी काइनेटिक एनर्जी 3 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, और चौथा मिला जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिली यानी कि 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक्चुअली यही क्या है मेरा, यही हुआ मेरा स्टॉप करने वाला पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसके लगाते ही ये भी रुकेगा, ये भी रुकेगा, ये भी रुकेगा और ये खुद भी रुकेगा। तो लो भाई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो मिल गई। अब क्या निकालना है, अब निकालना है वर्क फंक्शन। ठीक है, तो बना लो, ये रखा है मेरा मेटल, वर्क फंक्शन मुझे निकालना है। फोटोन आ रहा है विथ वेवलेंथ 520 एंगस्ट्रॉम और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी के मैक्स यानी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालोगे तो पता ही है तुम्हें, के मैक्स इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, सो इट इज़ 22 इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन इज hc बाय 520 एंगस्ट्रॉम माइनस वर्क फंक्शन। सिंपल है क्वेश्चन बहुत। तो ये हो जाएगा 22 इक्वल टू hc लगा दो 12400 डिवाइडेड बाय 520 520 एंगस्ट्रॉम माइनस वर्क फंक्शन, एमस्ट्रॉन्ग एमस्ट्रॉन्ग कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 52 को 4 इससे काट दो तो और देख लो कितना आता है वर्क फंक्शन। कमेंट करो कितना आता है फटाफट। ठीक है, कमेंट करो इस पे वर्क फंक्शन कितना आता है। मेरे ख्याल से कुछ 12 22 24 25 2 या 3 के आसपास आना चाहिए माइनस करने के बाद। देख ही लेते हैं ना, 52 25 से कितना आता है 10 15 26 4 10 0 10 3 1300 कुछ आ रहा है। तो 25 से थोड़ा छोटा आना चाहिए, 25 से थोड़ा छोटा आना चाहिए यानी अप्रॉक्सीमेटली 24 से करके देखूं क्या, 52 यानी 52 इंटू 24 8 20 4 10 0 4 2 अरे वाह 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 24 से तो चला गया। लो 24 से चला गया तो सीधा सीधा 24 माइनस 22 हो जाएगा। तो वर्क फंक्शन आ जाएगा सीधा सीधा मेरा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ब्यूटीफुल, वर्क फंक्शन आ जाएगा मेरा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, वर्क फंक्शन विल बी माई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ पर मैंने कोशिश की है सारे पैटर्न के क्वेश्चंस को कवर करने की, फोटो इलेक्ट्रिक पे जो जो पूछे जा सकते हैं वो। ठीक है, और थियोरेटिकल क्वेश्चन मैक्सिमम कवर हो जाएंगे हमारी थियोरी से। तो अच्छे से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर अगले वीडियो में स्टार्ट करते हैं बोर मॉडल। ठीक है, बोर मॉडल का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, बोर मॉडल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जेई के लिए, जेई के पर्सपेक्टिव से और नीट के पर्सपेक्टिव से। बहुत सारे क्वेश्चंस बोर मॉडल से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वेल टेंशन नहीं लेना, बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स बताऊंगी जिससे बोर मॉडल के क्वेश्चंस भी बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो बने रहिए, तब तक चलते हैं। अगला एपिसोड टॉक शो का मे बी आज, हाँ आज बिल्कुल 6 o'clock प्रीमियर होने वाला है। सो बी देयर, देखें बिल्कुल उसको, है ना, और मोटिवेट होते रहें। और अगला जो है टॉक शो का एपिसोड वो हमारे जेई एल्यूमिनाई के साथ होगा, जो कि प्रॉबेबली वेडनेसडे यानी परसों के दिन प्रीमियर होने वाला है। ठीक है, सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।